है। आज का जो हमारा चैप्टर 1 है ये साइबर सिक्योरिटी अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपर्ट्स एंड क्रिमिनल्स। अगर इटसेल्फ हम वर्ड साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम द फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द साइबर वर्ल्ड। अब साइबर वर्ल्ड को अगर आप देखते हैं तो जो भी हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है या जो भी हमारी डिवाइसेस जो कि कनेक्टेड हैं अ, किसी ना किसी जो है वो कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू किसी भी सर्वर के साथ या लैन वैन किसी भी चीज के साथ, तो दिस इज पार्ट ऑफ द साइबर वर्ल्ड। और जब साइबर वर्ल्ड के अंदर आपके पास चीजें एग्जिस्ट करती हैं, दोज थिंग्स नीड सिक्योरिटी। तो डेट्स वाई हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे फिजिकल वर्ल्ड है, हम सब लोग फिजिकल वर्ल्ड के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, और फ्रॉम द स्टार्ट हमें एक सेंस ऑफ प्रिकॉशन हमारे जो है वो गार्डियन से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है, जो हमें बताते हैं कि आपने कहीं किसी प्लेस पे नहीं जाना या आपने इस तरह के काम नहीं करने ताकि आपके साथ कुछ बुरा ना हो। तो सेम वेज के अंदर साइबर वर्ल्ड के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट थ्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम उस तरह से प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते। तो जिस तरह से फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, सेम वे में साइबर वर्ल्ड के अंदर हमारे पास साइबर सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। दोनों के अंदर हम अपने एसेट्स को, अपने डाटा को, अपने आप को जो है वो महफूज बना रहे होते हैं। अगर साइबर वर्ल्ड की एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर अब फिजिकल वर्ल्ड में लेट्स से आई एम 30 years old, तो मैं पिछली जो है वो 12 साल से एक स्मार्ट डिवाइस यूज कर रहा हूँ। तो साइबर वर्ल्ड के अंदर मेरी एज जो है वो यू कैन से इज 12 years, क्योंकि फ्रॉम लास्ट 12 years आई एम ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली कनेक्टेड। मेरा फोन है, उस फोन के अंदर सिम है, एंड दैट सिम इज कंटिन्यूसली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो कंटिन्यूसली डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है, डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर स्टोर हो रहा है, एंड दैट डाटा नीड्स प्रोटेक्शन। अब अगर हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स की, तो हमारे पास इसकी बहुत सारी डोमेन एग्जिस्ट करती हैं। नाउ डेज ऑलमोस्ट एवरी डोमेन इज जनरेटिंग डाटा ऑन द साइबर वर्ल्ड, क्योंकि के अंदर, हर बिजनेस ऑपरेशन के अंदर, हर फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जहां भी देखते हैं आपको डिजिटल डिवाइसेस की इंटीग्रेशन देखने को मिलती है, एंड दोज डिवाइसेस जनरेट डाटा अबाउट द इंडस्ट्री इटसेल्फ। वो इंडस्ट्री के बारे में, जिस आप इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं उस चीज के बारे में, जिन ऑपरेशंस के आप वर्क कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंगली, जिन प्रोडक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में डाटा कुछ ना कुछ जनरेट होता है। वेबसाइट्स एंड पावर ऑफ डाटा की अगर हम बात करते हैं, great business have been created by collecting and harnessing the power of data and data analytics। जितने भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप अपने अराउंड बिजनेसेस देखते हैं, ह्यूज बिजनेसेस देखते हैं, लाइक amazon है, फेसबुक है, ईबे है, डिफरेंट और इस तरह के जो आप बिजनेसेस देखते हैं, ये क्या करते हैं, ये डाटा की पार करते हैं, डाटा एनालिटिक्स को यूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को जो है वो मैनिपुलेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इंगेज किया जा सके। लेकिन अब इन बिजनेसेस के पास ये डाटा कलेक्शन तो हो रही है, लेकिन इनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है फिर, कि जो डाटा इनके पास आ रहा है, जिस डाटा को जो यूज कर रहे हैं, उस डाटा को इन्होंने प्रोटेक्ट भी करना है ताकि कोई बंदा अनऑथराइज उसको एक्सेस ना कर सके, उसका मिसयूज ना कर सके। द ग्रोथ ऑफ डाटा हैज क्रिएटेड ग्रेट अपॉर्चुनिटीज फॉर साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। और यहीं पे फिर आपकी इस डोमेन का, साइबर सिक्योरिटी का जो है वो पार्ट प्ले होता है। जो आपके साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। इटसेल्फ अगर हम बात करते हैं पावर ऑफ डाटा की, तो आप में से कोई बता सकता है डाटा कितना पावरफुल हो सकता है? एक 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 कहावत है एक बिलियनर की, जिसमें वो कहता है जी कि दोज हु रूल द डाटा विल रूल द एंटायर वर्ल्ड। डाटा इतना पावरफुल है, डाटा के अंदर इतनी पावर लाया करती है कि जिसकी ऑनरशिप के अंदर इन फ्यूचर, जिसकी ऑनरशिप के अंदर डाटा होगा एज अ होल, वो पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो रूल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज अ डाटा। उस उन एसेट्स को
कैसे एक्सेस करना है उसके लिए कोई एसओपीज डिफाइंड होंगे, दो वो भी एक डाटा है। कौन सी कंट्री को किस सीजन के अंदर कौन सी क्रॉप रिक्वायर्ड होती है, दिस इज अ डाटा। और अगर कोई इसको डिस्टर्ब करना चाहता है या इसके ऊपर कोई अटैक करना चाहता है तो वो क्या करेगा, अकॉर्डिंगली आपके उस डाटा को लेगा, उसको मिसयूज करेगा फॉर देयर फिल्थी डिजायर, और उसके अकॉर्डिंगली वो अटैक प्लान करेगा और फिर आपको वो सैबोटाज कर सकता है। तो डाटा के अंदर ह्यूज पावर लाया करती है। अब अभी रिसेंटली जो आप चाइना और अमेरिका का क्लैश देख रहे थे, जिसमें गूगल प्ले स्टोर और डिफरेंट उन्होंने सर्विसेज जो हैं वो ब्लॉक कर दी थी और चाइनीज, तो वो भी आपको इसी तनाजर में देखने को मिलता है कि वो बेसिकली ये चाह रहे थे कि डाटा जो है उनका वो उनके पास ना जा सके, क्योंकि 5G डिवाइसेस हवाई डिप्लॉय कर रहा था, और अगर वो अपने सर्वर्स डिप्लॉय कर देते तो फिर जो भी उनको यूज करता वो डाटा उनके पास जो है वो राउट होना था। अब इसी तरह से अगर आप देखते हैं तो चाइना के अंदर डिफरेंट जो आपको एप्लीकेशंस हैं वो बैन हुई मिलती हैं। तो ये क्यों किया जा रहा है, ताकि डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि उनका डाटा जो है वो अमेरिकन के पास ना जा सके। वहां पे व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, ये सारी की सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये वहां पे वो यूज नहीं करते। तो प्राइम जो उनका मकसद है वो यही है कि उनका डाटा जो है वो उन लोगों के पास ना जा सके। तो डाटा के अंदर इतनी पावर जो है वो लाई करती है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से डाटा को एनालाइज करते हैं, किस तरह से उसकी इंपॉर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं। समटाइम आपके लिए डाटा जो है वो पीस ऑफ क्रैप हो सकता है, लेकिन किसी के लिए जो है वो डाटा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को यूज करके अपने मकसद जो है वो हासिल कर सकता है। डोमेन्स की अगर बात करते हैं तो बिजनेस लार्ज एंड स्मॉल हैव रिकॉग्नाइज्ड द पावर ऑफ डाटा एंड बिगिन एनालिटिक्स। यहाँ पे भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन लाइक गूगल, लिंक्डइन, amazon जो है आपको इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देयर कस्टमर्स। लेकिन इससे क्या है कि डाटा कलेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, और उसके अकॉर्डिंगली डाटा की प्रोटेक्शन भी जो है वो रिक्वायर्ड है। अब अगर हम फर्दर डोमेन्स की बात करते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स नाउ हैव द टेक्नोलॉजी टू ट्रैक वर्ल्ड वाइड वेदर ट्रेंड्स, मॉनिटर द ओशन एंड ट्रैक द मूवमेंट एंड बिहेवियर ऑफ द पीपल, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स इन रियल टाइम। यानी कि अब आपकी जो ये डोमेन है ये इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड है। न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग है, ये भी अब इमर्ज हो चुका है। और ये दोनों जो आपके पास डोमेन्स हैं ये रिलाय ही डाटा कलेक्शन के ऊपर करती हैं। अगर आप स्पेसिफिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम दीज थिंग्स आर सेंसर्ड, और ये सेंसर्स क्या करते हैं, ये डाटा को कलेक्ट करते हैं और फिर एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ उस डाटा को पुश कर रहे होते हैं। दिस ग्रोइंग कलेक्शन ऑफ डाटा कैन हेल्प पीपल सेव एनर्जी, इंप्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस सेफ्टी रिस्क। अभी तक हम बात कर रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है इटसेल्फ। साइबर सिक्योरिटी में जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो हम किन चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मेन थिंग इज डाटा। तो अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी क्रिमिनल्स के बारे में, या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के बारे में। फिर हम बात करते हैं हैकर्स की। अब ये वो लोग हैं जिनसे हमारे डाटा को नुकसान, जो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग होते हैं, लेकिन समटाइम्स हमारे पास जो है वो एक्सटेंडेड थ्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। उनको भी हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि एक्सटर्नल थ्रेट्स होते हैं, इसी तरह से इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं। Hackers, this group of criminals break into computers or network gain to access for various reasons। अब इससे आप सब लोग फेमिलियर हैं कि हैकर का क्या काम होता है। इनका प्राइम जो मकसद है वो यही होता है कि इन्होंने किसी डिजिटल सिस्टम के अंदर ब्रेक इन करना है और उसमें से जो डाटा उसके अंदर मौजूद है उसकी एक्सेस लेनी है। अब उसका रीजन जो है वो कोई भी हो सकता है। व्हाइट हैट हैकर्स आ जाते हैं, दीज आर द good people. Attackers break into networks or computer system to discover weakness in order to improve the security of this system। जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। व्हाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं, वो आपके नेटवर्क को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को ब्रेक डाउन करते हैं, और जब वो उसके अंदर वीकनेसेस फाउंड कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट उसे ब्रेक कर लेते हैं, तो फिर वो आके आपको बताते हैं ताकि आप उन वीकनेसेस को, उन वल्नरेबिलिटीज को अपने सिस्टम से रिमूव कर सको। देन हमारे पास आते हैं ग्रे हेट हैकर्स। ये समवट गुड समवट बैड पीपल होते हैं। Attackers are somewhere between white and black hat hackers. The grey hat hackers may find a vulnerability and report it to the owners। कि अगर तो जो उन्होंने vulnerability फाइंड की है उस vulnerability को आपको बताना उनके एजेंडे के साथ मैच करता है तो दे विल डेफिनेटली टेल यू। और अगर आपको बताने से
जो है उनका जो एजेंडा है वो डिस्टर्ब होता है या उनको नुकसान होता है तो वो आपको नहीं बताएंगे। फॉर एग्जांपल, आपका कोई बिजनेस राइवल है जो कि आपके बिजनेस जो कि आपके नेटवर्क के अंदर या आपकी डिवाइसेस के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी को फाइंड आउट करता है, लेकिन डेफिनेटली फॉर द जो है वो कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन गेन की वजह से वो आपको वो इन्फॉर्म नहीं करता, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट भी नहीं करता। तो ये इस तरह से आपके ग्रे हैट हैकर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देन वी हैव ब्लैक हैट हैकर्स। दीज आर द अनएथिकल क्रिमिनल्स, जो कि हैकर्स के सुनने के बाद जो आपके माइंड में एक्चुअल मतलब एक इमेज आता है हैकर्स का, वो एक्चुअली ब्लैक हैट हैकर्स हैं। दीज आर द अनएथिकल क्रिमिनल्स जो कि कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी को वायलेट करते हैं। दे हैव नो एथिकल वैल्यूज, नो नॉर्म्स। इनका प्राइम फोकस सिर्फ यही होता है कि इन्होंने सिस्टम्स को अटैक करना है, अनऑथोराइज एक्सेस लेनी है, या अगर इनका कोई भी और मोटिव है तो उसमें कामयाब होना है। फिर क्रिमिनल्स की अगर हम बात करते हैं तो नाउ डेज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेशन ऑफ अटैक जो है वो अब मतलब बहुत ज्यादा हो चुकी है। हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ टूल्स अवेलेबल हैं जिनको यूज करते हुए कोई भी पर्सन विद बेसिक इंस्ट्रक्शंस कोई एक जो है वो जेनेरिक अटैक परफॉर्म कर सकता है, कोई बेसिक अटैक परफॉर्म कर सकता है। तो नाउ डेज हमारे पास स्क्रिप्ट किडिस एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर द टीनेजर्स और हॉबिस्ट जो मोस्टली प्रैंक करते हैं दूसरों को। सम टाइम ये सिर्फ और सिर्फ अप्रेजल लेने के लिए और सम टाइम जो है इनका कोई माइनर मोटिव होता है। ये थोड़ा सा स्किल होता है इनके पास, थोड़ी सी नॉलेज होती है, और उसी को यूज करते हुए और इंटरनेट को यूज करते हुए ये अटैक को लॉन्च करते हैं। मतलब कोई प्री डिफाइंड, जो पहले से डिफाइंड अटैक है, उसी के इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए ये आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमारे पास वल्नरेबिलिटी ब्रोकर्स आ जाते हैं। जैसे अब अगर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट यूएसबी के जो है वो स्क्रिप्ट्स अभी नाउअडेज अवेलेबल हैं, जिनको आप क्या करते हो कि अगर वो यूएसबी आपने आपकी यूएसबी के ऊपर वो एक्सप्लॉइट मौजूद है, तो जैसे ही आप उसे किसी सिस्टम के अंदर प्लग करोगे जहां यूएसबी प्लग एंड प्ले जो है वो इनेबल है, तो जैसे ही वो साथ उसके आप उसे कनेक्ट करोगे तो फौरन से मूव कर जाएगा जो मालवेयर है वो आपकी सिस्टम के अंदर। वल्नरेबिलिटी ब्रोकर्स आ जाते हैं। ये ग्रे हैट हैकर्स होते हैं जो कि एक्सप्लॉइट ढूंढते हैं आपके नेटवर्क के अंदर, फिर आपको बताते हैं और उसके अगेंस्ट आपसे कोई ना कोई प्राइस या रिवार्ड जो है वो क्लेम करते हैं। देन वी हैव हैकटिविस्ट। दीज आर द ग्रे हैट हैकर्स। हैकटिविस्ट, जैसा कि रियल लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट का काम क्या होता है, वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट करते हैं। तो सेम वे जो हैकटिविस्ट होते हैं वो साइबर वर्ल्ड के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो एजेंडा है, जो उनका मोटिव है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनके अगेंस्ट है। तो वो क्या करेंगे, वो आपकी वेबसाइट को या आपके सिस्टम को हैक कर सकते हैं, उसके ऊपर अपने जो है वो जो उनके प्रोटेस्ट वाले जो उनके स्लोगन्स हैं या जो उनका मैसेज है वो पोस्ट कर सकते हैं। कोई आर्टिकल आपकी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है उसको पोस्ट कर सकते हैं, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ एक्सेस की स्टेट में जो है वो लेके जा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस की स्टेट में लेके जा सकते हैं। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स की तरफ वो टू मच ट्रैफिक राउट कर देंगे, फेक ट्रैफिक राउट करेंगे। उससे क्या होगा कि आपका सिस्टम अनअवेलेबल हो जाएगा और जो जनरल पब्लिक है, जो एक्चुअल यूजर्स हैं, वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास साइबर क्रिमिनल आ जाते हैं। दीज आर द ब्लैक हैकर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं और किसी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या किसी साइबर क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिफरेंट जो आपके पास फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी काम कर रहे होते हैं। जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, ये आपका इसराइल का एक ग्रुप है जो कि लार्जली इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। इसी तरह से उन्होंने एक वायरस डेवलप किया है, शायद आप उससे फेमिलियर भी हो, आपने कहीं नाम सुना हो पेगासस के नाम से। तो वो उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं फॉर स्पाइंग ऑन डिफरेंट पीपल्स। आप उससे वो ऑलमोस्ट दुनिया के किसी भी पर्सन के ऊपर स्पाई जो है वो कर सकते हैं थ्रू देयर फोन नंबर्स। देन हमारे पास आते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स। डिपेंडिंग ऑन अ पर्सन पर्सपेक्टिव,
दीज आर ईदर व्हाइट हैट और ब्लैक हैक हैकर्स हु स्टील गवर्नमेंट सीक्रेट्स। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स कौन से होते हैं? ये वो हैकर्स होते हैं जिसको स्टेट बैक कर रही होती है। स्टेट उनको कोई काम बोलती है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर जो हैं वो वर्क करते हैं, और जो स्टेट की गाइडलाइंस होती हैं उसके मुताबिक वो जो उनका टारगेट होता है उसको सैबोटाज करते हैं। अब जैसे कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स ऑलमोस्ट अब क्योंकि डिजिटल एरा है, हर कंट्री के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं, सब इन सब कंट्रीज के अंदर एट सम पॉइंट स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास एग्जांपल है इंडियन हैकर्स की, इसी तरह से हमारे पास एग्जांपल है रशियन हैकर्स की। अब उनका अब एक ग्रुप है, अब नाम उसका एग्जैक्टली मुझे अभी माइंड में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर उनका वो ग्रुप जो है वो वांटेड है, लेकिन रशिया के अंदर दे आर लिविंग लाइक अ प्रिंस, कि उनको अगर वो कोई क्राइम करते भी हैं तो उनको जो उनके लॉ फर्म्स हैं वो उनको नहीं पकड़ती, उनको टारगेट नहीं करती, और पूरी दुनिया के अंदर वो वांटेड, अगर रशिया से वो बाहर जाएंगे तो फौरन से पकड़े जाएंगे। दीज टाइप्स ऑफ पीपल आर द स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, और ये स्टेट के एजेंडा के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। फिर साइबर, अभी तक हम बात कर रहे थे साइबर क्रिमिनल्स के बारे में, अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के बारे में। अगर हम साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की बात करते हैं तो इसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने कोई मतलब कुछ चीजें आपने कंप्लीट की, किसी जगह पे आपने काम किया, एक्सपीरियंस लिया, और अब आप एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन गए हैं एंड यू नीड नथिंग न्यू, आपको सब कुछ पता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो ये डोमेन है इसमें कंटिन्यूस लर्निंग है, आपको हमेशा अपने स्किल्स को इवॉल्व करना पड़ता है। अगर आप जो है वो लेट्स से कुछ डेज भी इससे पीछे हटते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बैकलॉग्स, क्योंकि डे बाय डे आपके पास न्यू वल्नरेबिलिटीज इमर्ज हो रही हैं, न्यू एक्सप्लॉइट्स इमर्ज हो रहे हैं, और आपको देखना पड़ता है कि वो किस तरह से काम करते हैं, वो वल्नरेबिलिटीज कितनी लीथल हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उन चीजों को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ता है। थर्टिंग द साइबर क्रिमिनल्स इज डिफिकल्ट task company government and international organization have begun to take coordinated action to limit or fend off cyber criminals। अब क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, तो इसके लिए डिफरेंट कंपनीज, गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अब मिल मिल के काम करती हैं, ताकि साइबर क्रिमिनल्स को एक्टिविटीज को लिमिट किया जा सके या उनको कंप्लीटली उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। फिर हमारे पास इसी तनाजर के अंदर इन्हीं चीजों को मतलब जो कोऑर्डिनेटेड एक्शंस हैं उनके अंदर हमारे पास, एक सेकंड जी। वल्नरेबिलिटी डेटाबेसेस हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। द नेशन कॉमन वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लॉयर सीवी डेटाबेस, ये एग्जांपल है of the development of a national database. The CV national database has developed to provide a publicly available database of all known vulnerabilities। मतलब जितनी भी नॉन vulnerabilities हैं इस डेटाबेस के अंदर जो है वो अपडेट हो जाती हैं, और जो भी हमारे पास मतलब साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं वो न्यूली फाउंड वल्नरेबिलिटीज के बारे में इस डेटाबेस से जो है वो जान सकते हैं, उनके बारे में यहाँ से लर्न कर सकते हैं। देन हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स आ जाते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ हनीनेट प्रोजेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स अ हनी मैप व्हिच डिस्प्लेस रियल टाइम विजुअलाइजेशन ऑफ अटैक्स। के जब अटैक्स हो रहे होते हैं तो हनी मैप क्या करता है, उनकी एक रियल टाइम विजुअलाइजेशन देखता है कि अटैक किस तरह से स्टार्ट हुआ एंड टुवर्ड्स इट्स एंडिंग बेस थ्रू आउट किस तरह से उसने जो है वो ट्रेवल किया। शेयर साइबर इंटेलिजेंस आ जाता है। इंफ्रागाज in, is an example of widespread sharing of cyber intelligence. The InfraGuard program is partnership between the
government and the private sector. The participants are dedicated to sharing information and intelligence to prevent hostile cyber attacks. और जो आपका शेयर साइबर इंटेलिजेंस है, इसमें ना सिर्फ वो आपको वल्नरेबिलिटीज के बारे में, एक्सप्लॉइट्स के बारे में, बल्कि उनको आपने हैंडल किस तरह से करना है, उनका सोल्यूशन क्या है, इस चीज के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर हमारे पास आता है आईएसएम स्टैंडर्ड्स, द आईएसओ 27000 स्टैंडर्ड। ये एग्जाम्पल है एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड की। ये स्टैंडर्ड बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि अगर आप साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपने कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने किस तरह से एक रोड मैप कंस्ट्रक्ट करना है टू इंप्लीमेंट दीज थिंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमारे पास न्यू लॉज आ जाते हैं। ये आईसैक का ग्रुप है, ये ट्रैक करता है जो भी न्यू लॉ जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आता है। दीज लॉज कैन एड्रेस इंडिविजुअल प्राइवेसी और प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी कि इन लॉज के अंदर आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की प्राइवेसी की प्रोटेक्शन भी होती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन भी इंक्लूडेड होती है। एग्जांपल ऑफ दीज लॉज इंक्लूड साइबर सिक्योरिटी एक्ट है, फेडरल एक्सचेंज डेटा ब्रीच है, नोटिफिकेशन एक्ट है, डेटा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट एक्ट है। इवन के जो आपके पास इस तरह की डेवलप कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, वहां पे आपके डिजिटल सिग्नेचर की बेस के ऊपर लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपकी जो सीसीटीवी एविडेंस हैं उनको भी जो है वो उस तरह से कंसिडर नहीं किया जा सकता। और डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट तो अभी हमारी कोर्ट्स के अंदर या हमारे जो लीगल अथॉरिटीज हैं वहां पे हमें देखने को भी नहीं मिलता। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है अभी बहुत ज्यादा काम होना बाकी है साइबर लॉज के ऊपर। देन वी हैव थ्रेट अरीनास। अब यहाँ पे कोई भी उठ के किसी को भी किसी भी तरीके से डिफेम कर सकता है और किसी भी तरह की कंपेन उसके अगेंस्ट आप चला सकते हो। और मतलब उसको फिर अकॉर्डिंगली आप यूज करते हो उस बंदे को एक्सप्लॉइट करने के लिए, सबोटाज करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे काम होना बहुत बाकी है। अगर हम देखते हैं डेवलप कंट्रीज के अंदर जहाँ पे साइबर स्पेस से रिलेटेड लॉज मौजूद हैं, वहां पे डेट्स वाई हमें इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती, क्योंकि वहां पे लोगों को पता है कि अगर हम करेंगे तो हमें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है तो आप किसी के बारे में कुछ भी किसी भी तरह से ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हो, और अगर वो वायरल हो जाता है तो डजेंट मीन कि वो सही था या गलत था या उस चीज का उस पर्सन की लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अब हम बात करते हैं थ्रेट एरिनास के बारे में। अभी तक कोई क्वेश्चन है जी आपका तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा जी, दो क्लासेस थी जो हमारी। अच्छा जी, अगर आप चैट सेक्शन होता है आपके लिए ताकि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सको। अच्छा, इसमें नोट करने के लिए अब आप ये है कि आप इसको जो है ना वो बाद में इसका रिकॉर्डेड सेशन सुन सकते हो, या आपके पास जो मैं कंटेंट आपको डिलीवर कर रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंटेंट आपके पास पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हो। जी, दो क्लासेस शेड्यूल थे आज के लिए। साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स की क्लास 11 से 12 थी, और जो दूसरा कोर्स है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी है, डेट इज अनदर कोर्स, उसकी क्लास आपकी जो है वो शेड्यूल्ड है फ्रॉम 12:05 से 1:05 तक। साइबर सिक्योरिटी का रोड मैप, इसके डिफरेंट रोड मैप्स अवेलेबल हैं क्योंकि डिफरेंट रोल्स की जॉब्स इस डोमेन के अंदर अवेलेबल है। तो हर डोमेन के लिए जो है वो आपके पास डिफरेंट रोड मैप है। तो इंशाल्लाह इसी कोर्स के अंदर आगे जाके हम डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को भी डिस्कस करेंगे और उनके रूल्स को भी डिस्कस करेंगे ना। एडवांस लेवल के कोर्सेज हमारे पास होते हैं लेकिन वो पेड कोर्सेज होते हैं, जैसे साइबर ऊप्स एसोसिएट है। अच्छा जी, पीडीएफ आप लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसे पोर्टल के थ्रू जो है वो इसके कंटेंट को ब्राउज करें, क्योंकि वहां पे आपके पास जो है ना वो कंटेंट बहुत ज्यादा जो है ना वो इंगेजिंग होता है।
साइबर सिक्योरिटी का स्कोप अल्हम्दुलिल्लाह अब वेरियस सॉक आपके पास एग्जिस्ट करते हैं, साइबर ऑपरेशन सेंटर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर आपके पास साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स वाइडली अवेलेबल हैं। उसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अब ये ट्रेंड आना शुरू हो गया है कि वो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट को जो है वो अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को टैकल करने के लिए आ रहे, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल आपके पास मौजूद है। अच्छा, ये वापस आते हैं और बाकी के आपके जेनेरिक क्यूरीज हैं तो इनको आफ्टर द सेशन आप लोग ईमेल के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, या 10 मिनट्स जो है वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रख लेंगे एट द एंड, तो फिर आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थ्रेट एरिनास की अगर हम बात करते हैं, साइबर सिक्योरिटी specialists pose the insight to recognize the influence of data and harness that power to build great organization, provides services and protect people from cyber attacks. अब साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है कि वो डेटा को देखते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि इस डाटा के अंदर क्या पार है, ये डाटा किस तरह से मिसयूज हो सकता है, डाटा किस तरह से मिसयूज होगा और क्या क्या अटैक्स जो हैं वो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या लोगों को किस तरह का नुकसान जो है वो इस डाटा को अगर डाटा लीक हो जाता है तो उनको उठाना पड़ सकता है। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रिकॉग्नाइज द थ्रेट दैट डाटा पोजेस इफ यूज अगेंस्ट पीपल, यही बात कि वो देखते हैं कि किस तरह से ये लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है और क्या नुकसान जो है वो उनको पहुंचेगा। A cyber security threat is the possibility that a harmful event such as an attack will occur। और थ्रेट क्या होता है? थ्रेट किसी ना किसी जो वनबिलिटी आपकी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, उस वनबिलिटी के अगेंस्ट आपको थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिकल वर्ल्ड से इसकी आपको एग्जाम्पल दूं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। थ्रेट क्या होता है जी? अब फिजिकल वर्ल्ड से एग्जांपल दे रहा था, अगर हम बात करते हैं कोरोना की, जब कोरोना आया तो हमारी बॉडीज के अंदर कोरोना के अगेंस्ट वनएबिलिटीज मौजूद थी, कोरोना के अगेंस्ट डिफेंस नहीं था, यानी कि हमारी आर बॉडीज वाज वनरेबल टू कोरोना। तो एक थ्रेट एग्जिस्ट करता था हर पर्सन के लिए कि यार अगर आप किसी ऐसी फैसिलिटी में जाओगे जहां पे कोरोना जो है वो एयरबोर्न है तो आप इन्फेक्टेड हो सकते हो, तो दिस वाज अ थ्रेट। तो सेम वे अगर आपके सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी रहती है तो एक थ्रेट होता है कि इस वनरेबिलिटी के अगेंस्ट कभी भी अटैक आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी वनरेबिलिटी इज अ वीकनेस दैट मेक्स अ टारगेट susceptible to an attack। और vulnerability क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। vulnerability is basically a weakness। cyber threats are particularly dangerous to certain industries and type of information they collect and protect। Nowadays almost every industry के अंदर कुछ ना कुछ confidential data जो है वो हमारे पास reside करता है, लेकिन definitely industry to industry vary करता है कि किस level पे protection जो है वो उनको required है। जैसे हमारी जो payment industry है, online payment industry है, या ई बैंकिंग है, या हमारे पास ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो these industries definitely needs huge level of protection to protect their data। लेकिन on the other hand अगर हम देखते हैं कोई आपका एजुकेशनल कोई आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो वहां पे अकॉर्डिंगली आपको लेस मेजर्स जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन स्टिल ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, आपके एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी रिजाइड करता है। थ्रेट अरीनास की अगर बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ सोर्सेज हैं जिनसे डाटा आता है, जैसा कि आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकता है, इससे आप सब लोग फेमिलियर है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको बिलोंग करती है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपकी डिवाइसेस के ऊपर भी रिसाइड करती है, आपकी जो पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं जैसे मोबाइल डिवाइस, आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, आपके एजुकेशनल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। जैसा कि अगर हम बात करते हैं मेडिकल रिकॉर्ड्स की, तो ये आपके हॉस्पिटल्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो अभी इस ट्रेंड को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन जो आपकी डेवलप कंट्रीज हैं लाइक यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो वहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक जो है वो हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम होता है जिसके ऊपर हर पेशेंट का डाटा जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो रहा होता है। जब भी कोई
विजिट करता है, उसने कब विजिट किया, कौन सी मेडिसिन उसे दी गई, कौन से सिम्टम्स थे उसके ऊपर, कौन सी मेडिसिन के लिए वो एलर्जिक, मतलब ईच एंड एवरीथिंग डाटा जो है वो पुश किया जाता है। और जो आपके ये हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, ये आपके बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं फ्रॉम द साइबर अटैक्स। 2017 के अंदर एक रैंसमवेयर अटैक था। अब वो रैंसमवेयर अटैक क्या था कि जो मेजर जितने भी आपके पास यूके के अंदर, यूरोप के अंदर सिस्टम्स थे जिनके ऊपर विंडोज एक्सपी इंस्टॉल्ड थी हेल्थ केयर के अंदर, उन सबको टारगेट किया गया था और उन सब का डाटा जो है वो इनक्रिप्ट कर दिया गया था। तो हेल्थ केयर सिस्टम्स को पता ही नहीं था कि अब उनके पास पेशेंट आ रहा है तो इस पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो डेफिनेटली उनको फिर अकॉर्डिंगली, जिनके पास बैकअप मौजूद नहीं था, जिनके पास वेज मौजूद नहीं थे दोबारा से डाटा को ठीक करने के, उनको रैंसम जो है वो पे करना पड़ा और फिर उनके सिस्टम उनके पास असेसेबल हुए। इसी तरह से हमारे पास एजुकेशन रिकॉर्ड्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं आपके। थ्रेट एरिनास की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पे हमारे पास थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं? नेटवर्क सर्विसेज लाइक डीएनएस, एचटीटीपी एंड ऑनलाइन डेटाबेसेस आर प्राइम टारगेट्स ऑफ फॉर साइबर क्रिमिनल्स। कि ये जो आपके पास इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं या इस तरह के आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, वो साइबर क्रिमिनल्स के प्राइम टारगेट होते हैं। क्रिमिनल्स जो है वो पैकेट स्निफिंग टूल को यूज कर सकते हैं और किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो डाटा स्ट्रीम फ्लो कर सकती है उसको वो कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के बाद वो उसके ऑफलाइन उसके ऊपर अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं और उसको वो क्रैक कर सकते हैं और उसको वो डिक्रिप्ट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इसमें एक तो इंफॉर्मेशन ये वाली होती है जो एक्चुअल डाटा होता है, जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, और इसमें जो आपका पैकेट हेडर होता है वो वैसे प्लेन टेक्स्ट के अंदर होता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे डिक्रिप्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जस्ट वो जैसे ही कैप्चर करेगा, अकॉर्डिंगली पैकेट हेडर आपका प्लेन टेक्स्ट में उसके पास मौजूद है, उसे पता है किस प्रोटोकॉल के तहत आ रहा है, कहाँ से आ रहा है डाटा और कहाँ जा रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। एक्चुअल डाटा जो है वो आपका फिर भी बच जाता है नाउअडेज। जैसे कि प्रीवियसली हम यूज कर रहे थे एचटीटीपी, सिंपल हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन दैट प्रोटोकॉल जो भी डाटा ट्रैवल करता है वो प्लेन टेक्स्ट के अंदर ट्रैवल करता था। अगर यहाँ पे भी आप देखते हैं तो एचटीटीपी की बात की गई है, एचटीटीपीएस की बात नहीं की गई। तो प्लेन टेक्स्ट में जब ट्रैवल करता था, तो जैसे ही कोई बंदा किसी पैकेट कैप्चरिंग टूल के साथ, जस्ट लाइक वॉइस शार्क, उसको साथ लगा के वो डाटा को कैप्चर करना शुरू करता था, तो वो कंप्लीट डाटा स्ट्रीम को कैप्चर कर लेता था। एक्चुअल जो आप बात कर रहे होते थे, जो आप कम्युनिकेशन कर रहे होते थे, उस चीज को भी वो कैप्चर कर लेते थे। लेकिन नाउअडेज ड्यू टू इवॉल्वमेंट इन टेक्नोलॉजी हमारे पास अब एचटीटीपी के साथ एसएसएल एग्जिस्ट करता है। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारी ट्रैफिक है वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर फ्लो करती है एक्सेप्ट द पैकेट हेडर। Criminals then can also use rogue devices such as unsecured Wi-Fi access points. अब इसी तरह से आप किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर जाते हो, वहां पे आपको ओपन वाईफाई मिलता है और आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हो। बट इफ के वो वाईफाई जो है, वो वाईफाई हॉटस्पॉट जो है किसी रॉग पर्सन ने डिप्लॉय किया था, किसी मिलिशियस पर्सन ने डिप्लॉय किया था। अब क्योंकि आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो जो भी डाटा आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सारा का सारा उसकी डिवाइस के थ्रू जो है वो होके गुजर रहा है। तो डेफिनेटली वो आपके डाटा को कैप्चर भी करेगा, अंडरस्टैंड भी करेगा। एंड इन दिस सिनेरियो स्पेसिफिकली वो आपके डाटा को बड़ा इजीली डिक्रिप्ट भी कर सकता है। पैकेट फोर्जरी की अगर बात करते हैं, पैकेट फोर्जरी क्या होती है कि आपने पैकेट को कैप्चर किया और रियल टाइम के अंदर उस पैकेट के कंटेंट को चेंज किया और फिर उसको राउट कर दिया सर्वर की तरफ। सर्वर से रिप्लाई आया, दोबारा से पैकेट कैप्चर किया, अगेन उस पैकेट के कंटेंट को चेंज किया और जो आपका विक्टिम है, जो आपका सोर्स है, उसकी तरफ आपने उसको भेज दिया। पैकेट फोर्जरी और पैकेट इंजेक्शन इंटरफेयर्स विद एन एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग पैकेट्स टू अपीयर as if they are part of a communication। और पैकेट फोर्जरी के लिए भी आपके पास डिफरेंट टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे इटरकैप है, इट्सैनिया है और बहुत सारे टूल्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। डोमेन्स इंक्लूड की अगर हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी जो है वो एक थ्रेट टरीना है, एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट ग्रिड है, ऑयल एंड गैस है। अब पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास स्मार्ट ग्रिड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन दुनिया के अंदर जो डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे करते हैं, और उनके जो स्मार्ट ग्रिड है वो कनेक्टेड ग्रिड्स होते हैं, और अगर उनके ग्रिड्स के ऊपर कोई साइबर अटैक आता है तो उनकी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। यानी कि पूरी की पूरी सिटी के अंदर जो है उनके पास ब्लैकआउट इलेक्ट्रिसिटी का उन्हें देखने को मिल सकता है। कम्युनिकेशन है आपकी फोन, ईमेल, मैसेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयर, ट्रैवल, रेल, ओवर द रोड। अब जैसे कि प्रीवियसली हमने एक जो है वो मेजर वनरेबिलिटी देखी है कि एक क्या था जो पिछले दिनों में क्राउड स्ट्राइक का इशू था, जिसमें कि माइक्रोसॉफ्ट के जो डिफरेंट सिस्टम्स थे थ्रू आउट द वर्ल्ड वो अफेक्ट हुए थे। एक अपडेट थी जो क्राउड स्ट्राइक ने रोल ओवर की थी, और जैसे ही वो अपडेट सिस्टम्स के ऊपर इंस्टॉल हुई है तो सारे के सारे सिस्टम्स क्या है,
स्क्रीन ऑफ डेथ के ऊपर स्टक हो गए। स्क्रीन ऑफ डेथ से आप लोग फेमिलियर होंगे, जो सिस्टम एक ब्लू स्क्रीन आ जाती है, उसके बाद आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अब इशू ये था कि जब वो उनके सिस्टम स्क्रीन ऑफ डेथ के ऊपर स्टक हुए हैं, डेट मींस कि जो अपडेट उसके ऊपर आई है वो अपडेट को रोल ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था। कॉम्प्रोमाइज इन अ स्टेट के वो एक हाल्ट की स्टेट में चला गया था। अब वो फर्दर आपकी क्यूरीज को जो रिमोटली आप उसे पुश करेंगे अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो उसका सोल्यूशन क्या था कि हर पर्सन जो है वो इन एक्चुअल फिजिकली सिस्टम को जाके विजिट करेगा और मैनुअली उसके ऊपर अपडेट को रोल ओवर करेगा, तो वो सिस्टम दोबारा से वर्किंग में आ जाएगा। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इवन के मंथ्स जो है वो उनको लगे कंप्लीटली इस जो सिचुएशन थी इसको जो है वो ओवरकम करने में, इसके ऊपर जो है वो ओवरकम करने में। बहुत सारे आपके ट्रेवल के लोग, आपके मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर ये इशू था, आपकी बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर ये इशू मौजूद था। फिर हमारे पास थ्रेट एरिनाज आ जाते हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल एवरीवन नीड्स टू सेफगार्ड हिज और हर आइडेंटिटी, डाटा एंड कंप्यूटर डिवाइसेस। अब यहाँ पे अब बात करते हैं कि डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शंस किस तरह से हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। पर्सनल लेवल के ऊपर हम सब लोगों का मकसद है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपने डाटा की पार को अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी डिवाइसेस को जो है वो सिक्योर बनाएं। ऐसा डाटा जो हाईली कॉन्फिडेंशियल है, जो ऐसा डाटा है कि जो आपकी लाइफ को कोलैप्स कर सकता है, डेफिनेटली दोज डाटा इज नॉट इंटेंडेड फॉर योर डिवाइस, कि वो आपकी जो है वो मोबाइल डिवाइस के ऊपर रिजाइड करे। क्योंकि इटसेल्फ अगर आप इसको अंडरस्टैंड करो इस तरह से कि हम बात करते हैं कि ये मेरी पर्सनल डिवाइस है, पर्सनल डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ दिस के ऊपर, उसके ऊपर आपका डाटा स्टोर है। अगर आप कहते हो जी कि पर्सनल डिवाइस इसलिए है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मैं ही यूज करता हूं या मैं ही एक्सेस करता हूं, तो ये टर्म आपके लिए गलत हो सकती है। आपकी और आपकी मोबाइल फोन के अंदर जितनी भी एप्स मौजूद हैं वो सारी की सारी आपके फोन को यूज करती हैं, डाटा भी जनरेट करती हैं और एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ डाटा को राउट भी कर सकती हैं। और जो एप्लीकेशंस आपके सिस्टम्स के अंदर इंस्टॉल्ड होती हैं, जब आप उनको राइट्स देते हैं, तो वो राइट्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, आपकी मेमोरी को, आपके माइक्रोफोन को, आपकी मतलब वीडियोस कैमरास को वो एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके लिए भी आपके फोन्स के अंदर ऑप्शंस होते हैं, लाइक जब आप किसी एप्लीकेशन को राइट देते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हमेशा के लिए देना चाहते हो या जब एप्लीकेशन इन यूज है सिर्फ तब के लिए देना चाहते हो, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। फिर अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं, एम्प्लॉयज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करें, डाटा और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करें, लेकिन काम यहाँ से पहले लेवल से स्टार्ट होता है। इफ एन इंडिविजुअल इज नॉट सिक्योर, if an individual cannot secure itself, then it cannot secure its organization as well। कि अगर एक इंडिविजुअल जो अपने आप को एट फर्स्ट लेवल ही सिक्योर नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली ही विल फेल इन प्रोटेक्टिंग इट्स ऑर्गेनाइजेशन, तो डेफिनेटली वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर फर्दर स्टेट लेवल के ऊपर हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी, सिटीजन एंड सेफ्टी एंड वेलबिंग एट स्टेक होती है, ये आपके नेशनल सिक्योरिटी वाले जो होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो स्टेट लेवल के ऊपर आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड प्रोवाइड करें। जैसे नाउ डेज फायरवॉल का आप सुनते हैं कि फायरवॉल प्लेस की जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ जो है वो टाई अप करती है, डेट्स व्हाई उसको डिप्लॉय किया जाता है। और कंट्रीज के अंदर ये एग्जिस्ट करती है, लाइक चाइना है, यूएस है, यूके है। तो जो आपकी डिफरेंट मेजर कंट्रीज हैं, एट सम पॉइंट वो अपनी एंड के ऊपर फायरवॉल को, इस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि अपने जो सिटीजन हैं उनकी डिजिटल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके एट सम पॉइंट। In the US, the National Security Agency NSA is responsible for intelligence collection and surveillance activities। अब ये सर्वेलेंस एक्टिविटीज जो है बेसिकली ये स्पाइंग एक्टिविटीज होती हैं जिसके ऊपर ये नजर रखते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर। द एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पीपल्स वे ऑफ लाइफ ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द राइट टू प्राइवेसी। फिर हम यहाँ पे ही वो बात कर दी गई है कि जो हम मेहनत करते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी चीजों को ऑफन, अक्सर वो कॉन्फ्लिक्ट करती है विद देयर राइट टू प्राइवेसी। अब पाकिस्तान के अंदर भी हमें फायरवॉल के साथ यही चीज देखने को मिल रही है कि हम लोग कहते हैं कि फायरवॉल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रही है हमारी राइट टू प्राइवेसी के साथ, कि हम जो चीज चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को पता ना चले या वो देख ना सके, फायरवॉल के थ्रू वो उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि वो हमारी राइट टू प्राइवेसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। ये एक अनदर डिबेट है, तो इसको हम यहीं पे करते हैं और वापस अपने लेक्चर के ऊपर चलते हैं।
थ्रेट मिलते कैसे हैं? अटैकर्स कैन ओरिजिनेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह के हमारे पास थ्रेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। और सेम वे फिजिकल वर्ल्ड में भी हमारे पास ये थ्रेट्स इसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं। डेफिनेटली हमारे पास साइबर वर्ल्ड के अंदर इनकी टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज जिस तरह से अटैक कैरी आउट होते हैं कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज हैं, लेकिन इटसेल्फ अगर हम थ्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे पास फिजिकल वर्ल्ड के अंदर भी यही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी घर के अंदर भी आप देखते हैं, अगर कोई इस तरह का इवेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो मतलब जब इंटरोगेशन करते हैं तो वो पहले यही देखते हैं कि यार ये किसी अंदर के बंदे का काम है, मतलब कोई इंटरनल था या कोई एक्सटर्नल था बाहर के बंदे का। तो सेम वे साइबर वर्ल्ड के अंदर भी हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं और एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? इंटरनल यूजर हो सकता है, कोई इंप्लॉय हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर हो सकता है, जिसने एक्सीडेंटली या इंटेंशनली आपकी कुछ इंफॉर्मेशन रिवील कर दी और उसके अगेंस्ट आपको अटैक फेस करने को मिल गया। इंटरनल थ्रेट्स हैव द पोटेंशियल टू कॉज ग्रेटर डैमेज देन द एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब इसमें जो इंटरनल थ्रेट्स हैं ये आपको ज्यादा जो है वो डैमेज पहुंचा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स, क्योंकि इंटरनल थ्रेट्स के पास क्या होते हैं? आपके बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ह्यूज इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से मौजूद होती है कि आपने कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स डिप्लॉय किए गए हैं, आपका कॉन्फिडेंशियल डाटा कौन सा है, वो कहाँ पे रिजाइड करता है, ये सारी चीजें। तो दैट्स वाई जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं उनके उनके पास आपके बारे में पहले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है और उसी इंफॉर्मेशन को मौजूद यूज करते हुए वो आपको अटैक करते हैं। इवन के उनको सम टाइम ये भी पता होता है कि आपने सिक्योरिटी काउंटर मेजर्स किस तरह से लिए हुए हैं, कौन से सिक्योरिटी मेजर्स आपने लिए हैं और किस तरह से उनको अवॉइड करना है। दैट्स वाई जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनके अंदर ह्यूज पोटेंशियल होता है। देन हमारे पास आते हैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स। एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम amateurs और skilled attackers can exploit vulnerability in network devices or can use social engineering such as trickery to gain access। अब एक्सटर्नल थ्रेट्स के अंदर आपके एमेच्योर्स भी हो सकते हैं जो कि सिंपली कुछ आपकी सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक्स को यूज करके आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या आपको ट्रिक कर सकते हैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और आपके स्किल्ड अटैकर्स भी होते हैं जो कि आपकी वल्नरेबिलिटीज के अंदर, आपकी नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करते हैं और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सटर्नल अटैक्स एक्सप्लॉइट वीकनेस और वल्नरेबिलिटी टू गेन एक्सेस टू इंटरनल रिसोर्सेज। जो एक्सटर्नल अटैकर्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, कोई ना कोई वीकनेस या वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आपके सिस्टम्स को, आपके इंटरनल रिसोर्सेज को अटैक अटैक करते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर ह्यूज लेवल ऑफ पोटेंशियल है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट का, ह्यूज लेवल ऑफ। आप बैंकिंग सेक्टर्स को देख लें, आप अपने डिफरेंट सेक्टर्स को देख लें, तो आपके जो उनके कस्टमर्स हैं उनका डाटा लीक होता है, उनके मतलब अब सिंपल मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करता हूँ इजी पैसा की। अब इजी पैसा के ऊपर क्या है जी कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस जो है वो 1000 से अबव जाता है, अराउंड अबाउट 2000 या उससे, तो आपको स्कैमर्स की कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं, आपको स्कैमर्स के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। तो हाउ डू दे नो कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस एग्जिस्ट करता है? डेफिनेटली देयर इज समवन जो कि इंटरनली उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने किन अकाउंट्स को टारगेट करना है, कैसे किस तरह से चलना। तो पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। और दूसरा, हमारी अवाम के अंदर भी कुछ ट्रेंड्स इनके इस तरह से हैं। अब एक चीज है, जब भी कोई इस तरह से मैसेज या कोई कोई टेक्निक होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको क्या करते हैं, या तो आपको ये लालच देते हैं, ग्रीड देते हैं, और दूसरा आपको क्या कर सकते हैं, स्केयर कर सकते हैं, डरा सकते हैं, और थर्ड क्या होता है, आपको पैशनेट कर सकते हैं किस चीज के बारे में, और फिर वो आपको ट्रिक कर सकते हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज आपको मिले जो आपको ग्रीड दे रही हो मोर देन, मतलब उस जस्टिफाई ना कर रही हो अपने आप को, तो आप समझ जाएंगे ये एक स्कैम है। Vulnerabilities of mobile devices in the past, employees typically used company issued computers connected to a corporate LAN। अगर हम बात करते हैं ना प्रीवियस की, आज से कुछ साल पहले की, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी डिवाइसेस ही मौजूद होती थी, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी डिवाइसेस मौजूद होती थी और उन्हीं को एम्प्लॉयज यूज करते थे। बट नाउ डेज ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हमारे पास बायोड कल्चर एग्जिस्ट करता है। बायोड कल्चर क्या है जी? ब्रिंग योर ओन डिवाइस, कि आप अपनी डिवाइस लेके आ सकते हो और उसको ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो।
तो इफ अगर आपकी पर्सनल डिवाइस एक्सप्लॉइट हो जाती है और वहां से मालवेयर ट्रेवल कर जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ऊपर, तो वहां से पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या हो सकती है, सैबोटैज हो सकती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स कर सकती है। अब बायोड के साथ इशू क्या है कि इन डिवाइसेस को सेंट्रली मैनेज करना इज नॉट एन इजी थिंग। नाउअडेज हमारे पास सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एमडीएम सॉफ्टवेयर्स हैं, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, बट दोज आर आल्सो जो है वो नॉट इजी टू मैनेज, नॉट इजी टू हैंडल, और इसमें फिर आपके एम्प्लॉय की इटसेल्फ भी जो है वो एथिकल ड्यूटी आ जाती है कि वो अपनी डिवाइसेस को आपकी एमडीएम सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो मैनेज कराता है या नहीं कराता। तो बायोड के अंदर एक ह्यूज लेवल ऑफ सिक्योरिटी रिस्क जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अगर हम बात करते हैं इन डिवाइसेस की कंप्यूटिंग पास की, लाइक आईफोन्स हैं आपके पास, एंड्रॉयड फोन्स हैं, या जो पाम डिवाइसेस आप कैरी करते हो, दीज हैव द ह्यूज कंप्यूटेशनल पावर। इवन कि अगर आज से 10 साल आप पीछे चले जाते हो, तो एक जो हाईली पावरफुल सिस्टम था किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपका स्मार्ट डिवाइस जो है वो उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। हाउ थ्रेट स्प्रेड, इमरजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ भी आपके थ्रेट्स जो हैं वो फैलते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब जो आपके सीसीटीवी कैमरास हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, दीज आर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली। कि आपके वो क्या करते हैं, उनका काम होता है सिंपली वीडियो को रिकॉर्ड करना और एक सेंट्रल पॉइंट की तरफ उन वीडियोस को पुश कर देना। तो अटैकर्स ने प्रीवियसली क्या किया, उन्होंने कुछ ऑनलाइन जो है वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनको टारगेट किया, उनके अंदर मालवेयर जो है उनकी मेमोरी के अंदर, क्योंकि उनके अंदर भी रैम्स एग्जिस्ट करती हैं, उनकी रैम मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कराया, पहले उन पर डाउनलोड किया, फिर उनकी रैम मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कराया, एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग उन्होंने उसकी मेमोरी से उसको डिलीट कर दिया। नाउ वो सिर्फ रैम के अंदर है, और वहां से वो स्प्रेड किया डिफरेंट नेटवर्क्स की तरफ, जहां पे उनकी सीसीटीवी की फुटेजेस जा रही थी, और फिर वहां से वो फर्दर स्प्रेड करता गया। तो they almost captured around 1,50,000 सीसीटीवी कैमरा in some time, और फिर फर्दर उसे जो है वो मालवेयर जो है वो पेनिट्रेट कर गया नेटवर्क्स के अंदर, और फिर अकॉर्डिंगली उन्होंने नेटवर्क्स को भी जो है वो टारगेट किया, और उनके और फिर करते क्या थे वो उन, मतलब कई महीने लग गए जो सीसीटीवी ओनर्स हैं उनको जानने में कि हमारे सीसीटीवीज के अंदर ये प्रॉब्लम है। वो करते क्या थे, उनके रिसोर्सेज को यूज करते थे। कैसे रिसोर्सेज को यूज करते हैं, टू कैरी आउट अटैक्स। अब वो सीसीटीवी कैमरास जो उनके पास थे 1,50,000 के अराउंड उन्होंने कैप्चर किए, तो वो उससे क्या करते थे, उससे वो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस का अटैक लॉन्च करते थे। एक सोर्स की तरफ बहुत ज्यादा क्यूरी, एक मतलब उन सब कैमरास को इंस्ट्रक्शन देते थे थ्रू द सीएनसी चैनल्स, जिनको कमांड एंड कंट्रोल चैनल बोला जाता है, और वो सारे के सारे कैमरास पिंग रिक्वेस्ट या कोई रिक्वेस्ट भेजते थे एक्सेस की उस पर्टिकुलर सर्वर की तरफ, और जब वो सर्वर के पास इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आती थी, तो वो क्या हो जाता था, अनअवेलेबल हो जाता था। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 22 FSD के नाम से, या जो आपके पास बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की साइट है, तो जब भी आपका रिजल्ट पोस्ट होता है, तो जैसे ही पोस्ट होता है आपकी वो साइट स्टक हो जाती है, डाउन हो जाती है। क्या होता है कि उस टाइम के ऊपर उसे बहुत ज्यादा लोग एक्सेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिनाइल ऑफ सर्विस की स्टेट के अंदर चली जाती है। जैसे एचबीएल का अकाउंट कोई अगर आप यूज करता है, तो जब भी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं वो एचबीएल में अकाउंट में जो है वो पे ट्रांसफर करते हैं, तो आपका एचबीएल की जो ऐप है वो आपकी अनअवेलेबल हो जाती है 30 को या यकम को। वो बड़ी मुश्किल से आपके पास एक्सेस हो रही होती है, ट्रांजेक्शन नहीं हो रही होती। तो क्या है कि सिस्टम के पास इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते कि वो आपकी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट कर सकें या उसको फुलफिल कर सकें। अब आईओटी के पास एग्जिस्ट डिवाइसेस करती हैं, दीज आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग डाटा, और इवन विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज, हमारे पास जो अब डिवाइसेस एग्जिस्ट करती हैं, दे आर आल्सो जनरेटिंग कंटिन्यूस डाटा। अगर आप आज से पीछे चल जाते हैं, जब सैम्बियंस फोन थे, जब बटन वाले फोन थे, आपके पास डिजिटल डिवाइसेस मौजूद नहीं थी, तो तब डाटा आपकी डिवाइस कितना जनरेट करती थी, या कैसे आप यूज करते थे, और नाउ अडेज आप कैसे यूज करते थे। तो तब आपके पास जो है वो सिस्टम पे जो है वो 10 GB वाला पैकेज खत्म नहीं होता था, और नाउ अडेज आप 10 GB की स्ट्रीमिंग एक दिन के अंदर जो है वो कर जाते हो, अगर आप फ्री हो तो। इम्पैक्ट ऑफ बिग डाटा क्या है जी? Big data is the result of data sets that are large and complex, making traditional data processing applications inadequate। कि हमारे पास अब जो बिग डाटा की वजह से जो डाटा आ रहा है, वो डाटा सेट्स जो है वो ह्यूज हैं,
उनके अंदर मिलियंस ऑफ एंट्रीज जो हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो ट्रेडिशनल डाटा प्रोसेसिंग की एप्लीकेशंस हैं वो ना काफी हो चुकी हैं। बिग डाटा पोज बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन थ्री डायमेंशंस। तीन डायमेंशंस के अंदर अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास। द वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ डाटा, कि डाटा का वॉल्यूम क्या है, अमाउंट क्या है। द वेलोसिटी ऑफ डाटा, डाटा किस स्पीड से आपके पास जो है वो जनरेट हो रहा है। द वैरायटी और रेंज ऑफ डाटा टाइप्स एंड सोर्सेज, कि डाटा किन सोर्सेज से आ रहा है, किस टाइप का डाटा है। There are numerous examples of big corporate hacks in the news. As a result, enterprise systems require dramatic product design and substantial upgrades to technologies and practices. मतलब कि आपको, मतलब कि अब आपको नाउअडेज आफ्टर सम टाइम आप कुछ ना कुछ सुनते रहते हो। एंटरप्राइज सिस्टम्स जो आपके हैक हो रहे होते हैं, कोई ना कोई न्यूज आपको मिलती है जिसमें पता चलता है कि आपको बहुत बड़ा एंटरप्राइज सिस्टम है जो हैक हुआ है, और इसी तरह से फिर उन सिस्टम्स को ड्रामेटिक चेंजेस चाहिए होती हैं इन रियल टाइम अपने सिस्टम्स के अंदर, ताकि वो चीजों को सिक्योर बना सकें। अब इसी तरह से एक बिग, हम एंटरप्राइज की बात करते हैं याहू की। आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं उसको यूज किया होगा, लेकिन नाउ डेज आपको याहू कहीं भी देखने को नहीं मिलता, कंप्लीटली क्लैप्स कर चुका है। इट वॉज a 19 years or 20 years old as ग्रेड स्कूल स्टूडेंट, जिसने के याहू को जो है वो टारगेट किया था, कॉम्प्रोमाइज किया था, और 5 ईयर तक उसने कंप्लीटली उनकी एक्टिविटीज को डिस्टर्ब किया, और उनको मतलब पता नहीं चल रहा था कि उनके पास इशू लाए कहाँ पे करता है, और आफ्टर 5 years दे आर गॉन। फिर हमारे पास एडवांस वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। एडवांस वेपन्स, दीज आर द एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। जैसे रिसेंटली आपको जो है वो लबनान के अंदर देखने को मिला कि पेजेस के अंदर जो ब्लास्ट हुए, तो डेट वाज एन एपीटी, वो एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्टक्सनेट की, तो स्टक्सनेट क्या था, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट था। स्टक्सनेट बेसिकली वाज अ मालवेयर जिसको डिजाइन किया गया था ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को टारगेट करने के लिए, एंड दैट वाज अ सक्सेसफुल स्टोरी। और ये एनएसए ने और अमेरिकन ने मिलकर डिजाइन किया था, और इसके थ्रू उन्होंने उसके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट को टारगेट किया था और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी किया था एट सम पॉइंट। तो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट इन बेसिक लैंग्वेज, ये वो थ्रेट होते हैं जिनका इटसेल्फ, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया है, एप्लीकेशन बनाई है, उसको भी नहीं पता कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अभी उसने वो फाइंड आउट नहीं की, लेकिन किसी मिलिशियस पर्सन ने उसको फाइंड आउट कर लिया, तो वो उसको यूज करते हुए अटैक कर देगा। और क्योंकि आपने उसको फाइंड आउट नहीं किया था, तो आपने उसका सिक्योरिटी पैच भी अपडेट नहीं किया, तो दैट मींस कि आप उससे अफेक्ट होंगे ही होंगे। इसी तरह से जैसे कोरोना आया था हमारे पास, तो कोरोना वाज एन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। हमें नहीं पता था कि इसके साथ किस तरह से डील करना है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्नड अबाउट इट, और हमें पता चला कि कैसे इसको हमने टैकल करना है। तो सेम वे साइबर वर्ल्ड के अंदर हमारे पास बहुत सारे एपीटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमारे पास सेफ्टी इंप्लीकेशंस आ जाती हैं। There are many safety implications associated with the dark forces of cybersecurity, including emergency call center in the US are vulnerable to cyber attacks that could shut down 9/11 networks, jeopardizing public safety। जो इनके 9/11 नेटवर्क्स भी हैं, जो इन्होंने पब्लिक सेफ्टी के लिए जो है वो कायम किए हैं यूएस के अंदर, वो भी क्योंकि आपके वॉइस ओवर आईपी के ऊपर चल रहे हो, तो वो भी आपके jeopardize हो सकते हैं through the different cyber attacks. A telephone denial of service attack, TDOS attacks, use phone call against a target telephone network, tying up the system to preventing legitimate calls from getting through। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि 9/11 की कैपेसिटी क्या है कॉल्स को हैंडल करने के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली फेक कॉल्स उसके ऊपर जनरेट करेंगे, तो जो एक्चुअल कॉल्स होंगी वो उनको रिसीव ही नहीं कर पाएंगे, वो उन तक रीच ही नहीं कर पाएंगे, अगर जाएंगी तो वो वेटिंग पे जाएंगी। The next generation 9/11 call centers are more vulnerable because they use voice over IP systems rather than the traditional landlines. The defenses against cyber attacks at the start of the cyber era were low, वेरी लो। कि जब आपके पास इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, एक साइबर वर्ल्ड बिल्ड होना आपका स्टार्ट हुआ था, तो एट दैट टाइम अटैक्स जो है उनके अगेंस्ट डिफेंस बहुत कम था। अ स्मार्ट हाई स्कूल स्टूडेंट और अ स्क्रिप्ट कोडिंग कुड गेन एक्सेस टू सिस्टम। इवन के आप भी सिंपल एक वायरशार्क लगा के किसी नेटवर्क के साथ अटैच हो के उसके ऊपर जितनी भी कम्युनिकेशन थी उसको
बड़ा इजीली आप क्रैक कर सकते थे। इवन कि कोई बंदा अपनी बैंकिंग साइट को विजिट करता था, उसके क्रेडेंशियल्स भी आप लोग बड़े इजीली कैप्चर कर सकते थे। नाउ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ द थ्रेट ऑफ द साइबर अटैक्स। द ग्रेट यहाँ से चीजें जो है वो अफेक्ट हो रही हैं, क्या क्या उनके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और किस तरह से वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने मैयर्स को जो है वो इम्प्रूव किया है। फिर हमारे पास आता है जी क्रिएटिंग मोर एक्सपर्ट्स। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है जी, लेक्चर का टाइम जो है वो कंप्लीट होता है। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास एग्जैक्टली 11 बजे स्टार्ट हुई है जी। यार इस कोर्स के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप इस फील्ड के अंदर सरवाइव कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर तो आप कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, तो आप फिर फर्दर मूव कर सकते हो टुवर्ड्स प्रोफेशनल कोर्सेज, एडवांस कोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एक पेड कोर्स ऑफर करते हैं साइबर रूप्स एसोसिएट के नाम से। अब वो पेड कोर्स बेसिकली टारगेट करता है आपकी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर अलर्ट रिस्पॉन्डर की जॉब को, अलर्ट एनालिस्ट की जॉब को। जी वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हम नहीं बना सकते। अब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, आई विल नॉट रिकमेंड कि आप लोग इस तरह से ज्वाइन करो, क्योंकि इस तरह के ग्रुप्स के अंदर ह्यूज ऑफ वल्नरेबिलिटीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब हमें नहीं पता कि एक्चुअली ये जो पर्सन जो इस ग्रुप को पोस्ट कर रहा है उसने अपना नाम भी ठीक से यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, या क्या चक्कर है। तो आप इन चीजों को वेरीफाई नहीं कर सकते। किसी भी आपको मतलब कि हेल्प की जरूरत है, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मेरी ईमेल के ऊपर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप चैट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स इज नॉट कॉम्प्लेक्स। आप बड़ा इजीली इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर आप मेरी ईमेल्स को देखते रहें, मेरे सेशंस को सुनते रहें, तो आप जो है इस कोर्स को कंप्लीट कर लोगे। तो अगर आप कोई ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हो और वहां से अगर आपको कोई ऐसी मिलिशियस चीज मिलती है, तो वीयू हैज नथिंग टू डू विद इट। आप लोग अपनी जो है ना उस पे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे ज्वाइन करोगे, क्योंकि प्रीवियसली हमें इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिकमेंडिंग दीज थिंग्स। जी डेफिनेटली आपका पासवर्ड उसके पास जा सकता है। डिपेंड करता है कि उसने उसका मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म किया था, तो फिर अकॉर्डिंगली वो जा सकता है। इस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। आप मुझे ईमेल के ऊपर रीच कर सकते हैं। अगर किसी के पास अपना नेटकैट पोर्टल एक्टिवेट नहीं है, तो यू गाइस कैन सर्च ऑन इंटरनेट हाउ टू एक्टिवेट माय नेटकैट अकाउंट। पहले से आपको एक जो है वो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट मैं भेज चुका हूँ सिस्को नेटवर्किंग टीम की तरफ से। आपको आपकी ईमेल रिसीव हुई होगी। ईमेल के ऊपर अगर आपको वो नहीं मिल रही, तो सिंपली आप अपने इनबॉक्स में जाएं और वहां पे सर्च करें सिस्को नेटवर्किंग टीम, तो आपको एक ईमेल लाजमी नजर आएगी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट की। वहां से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करें। फिर netcat.com को ब्राउज करें। अपने ब्राउजर के अंदर यूजर नेम के अंदर अपनी ईमेल लिखें, और पासवर्ड के अंदर जो पासवर्ड आपने एट द टाइम ऑफ अकाउंट एक्टिवेशन सेट किया था उस लिंक के थ्रू वो वहां पे मेंशन करें और लॉगिन पे क्लिक करें, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। इसकी टेस्ट भी होगी जी। इसके आपके पास मॉड्यूलर टेस्ट भी अवेलेबल है नेटकैट के ऊपर, और एट द एंड आपने इसका एक कोर्स फीडबैक और फाइनल एग्जाम, ये दोनों चीजें मस्ट बेसिस के ऊपर कंप्लीट करनी है। ओनली देन आप लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्टर साइन सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो सकेगा। सर इस कोर्स के में कोई लैब या साइबर टूल्स बताए जाएंगे हमें? जी डेफिनेटली इस कोर्स के अंदर हमारे पास वर्चुअल मशीन एक है जिसके ऊपर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक लाइनक्स की वर्चुअल मशीन है, और वो जो है वो हम आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा उसके लैब मैनुअल, जिससे कि आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और वो हम जो हमारे लास्ट के 2 लेक्चर्स होंगे उसमें परफॉर्म करेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, जो उसके बाद लेक्चर होगा उसके अंदर हम थ्योरी और लैब्स परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अनवेरिफाइड इसलिए लिखा आ रहा है जी कि आपने वेबएक्स के साथ लॉगिन नहीं किया, आपने वेबएक्स के साथ साइन अप नहीं बनाया अपना, दैट्स व्हाई आपके अनवेरिफाइड लिखा आ रहा है। आप 2 कोर्सेज के लिए जैसे एक कोर्स के लिए अप्लाई किया है सेम वे में दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वीयू की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पास्ट पेपर इसके एग्जिस्ट नहीं करते जी। आप लोग इसके चैप्टर एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एमसीक्यूज किस तरह के होते हैं, और ये सारा एमसीक्यूज बेस ही है। साइबर सिक्योरिटी डिग्री के लिए यार मल्टीपल यूनिवर्सिटीज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब आप देख सकते हो कि उनके कोर्स कंटेंट क्या है, कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है, और उसमें आप देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा जो हैं किस यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी डोमेन के साथ अलाइन करते हैं, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज क्या कर रही होती हैं कि वो सीएस के ही सब्जेक्ट लेती हैं, 4-5 सब्जेक्ट को चेंज करके उसे बीएस साइबर सिक्योरिटी बना देती हैं। तो अब मैंने जो है वो कोर्स आउटलाइन सबकी नहीं देखी हुई, तो डेट्स वाई अब आप क्या करो, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओ, उनकी कोर्स आउटलाइन देखो और देखो कि उनके सब्जेक्ट्स कितने डिफरेंट हैं, या साइबर सिक्योरिटी डोमेन से लेके कितने सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आप ज्वाइन करो। अच्छा जी, अब आप सब लोगों के जो है ना वो बेसिक क्वेश्चंस ही हैं, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपके हमारी फर्दर क्लासेस के साथ जो है ना वो क्लियर होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। ये कोर्स जो है आपका साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स, जैसे ही आप नेटकैड के ऊपर लॉगिन करते हैं तो एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपके पास दो ऑप्शंस अपीयर होते हैं, एक लेगेसी नेटकैड का है और एक नेटकैड का है। जेनेरिकली जब आप लॉगिन करते हैं तो आप नेटकैड के ऊपर जाते हैं, तो आप उसके साथ एक टैब आता है लेगेसी नेटकैड का। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास आपका कोर्स जो है वो विजिबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखें जी अपना। अल्लाह हाफिज।